हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, यानी गैसेस स्टेट में हमने गैसेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, सॉलिड स्टेट में हमने सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स की बात की थी और कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी लाइक डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बट वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं थी। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर डिस्कस की थी। अब हम यहाँ पर आ गए लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन वर्ड पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो भी मिक्सचर है उसे आप कह सकते हो सॉल्यूशन। जनरली माइंड में यही आता है लिक्विड सॉल्यूशन वर्ड या सॉल्यूशन वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ लिक्विड होगा, बट मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड हो ये कोई जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन अलॉय भी एक सॉल्यूशन है, बिकॉज वो भी एक मिक्सचर है। एयर भी एक सॉल्यूशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, क्योंकि वो भी एक मिक्सचर है। तो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। यस, आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। तो यहां पर मेनली अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की। तो जहां तक हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होता है, तो सॉल्यूशंस को अगेन कह सकते हो कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें मिनिमम दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट है तो टर्शियरी सॉल्यूशन। मेनली अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, तो इस बाइनरी सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ना इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं तो लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमेशा ही लिक्विड होना चाहिए, बट सॉल्यूट जो है वो गैस भी हो सकती है, यानी गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड। मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो इन्हें हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। तो ये एक तो ये वर्ड क्या है वो मैंने आपको बताया कि जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा उसे हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, ये तीनों तरह के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जनरली जैसे ही लिक्विड्स की बात होती है तो माइंड में कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? लिक्विड्स की जैसे ही बात होती है तो माइंड में जो प्रॉपर्टीज आती है कि लिक्विड कितना स्पीड से फ्लो करता है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसका सरफेस टेंशन कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ये जनरल कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारे माइंड में आती है। बट मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ये नहीं डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं लिक्विड के, ये इसके वेपर प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। ये इसके वेपर प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। तो मेनली आप कह सकते हैं इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो अबाउट वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये हम डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ में इस चैप्टर का एक और मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सॉल्यूशन और एक प्योर लिक्विड जो है, जैसे वाटर प्योर लिक्विड है, आप इस वाटर में कोई और लिक्विड मिक्स कर दो, कोई सॉलिड मिक्स कर दो या कोई गैस मिक्स कर देते हो तो इस सॉल्यूशन के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इवन इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक प्योर लिक्विड और एक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। पानी का ही आप कोई सॉल्यूशन बनाओगे तो वो बहुत अलग तरह से बिहेव करता है, तो क्या डिफरेंस क्या है वो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे।
तो लिख सकते हो मेनली एक लाइन हम लिख सकते हैं, जो कि मैं जनरली हर टॉपिक से पहले लिखवाता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो लिखिए दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ वेपर प्रेशर, boiling point and freezing point of a pure liquid and its solution. Of a pure liquid and its solution. इवन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबको हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे वो भी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारी बेसिक से टर्म्स हम यहाँ पर सीखेंगे जो हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब सही में हमें नहीं पता होता है। सही मतलब क्या वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, बताऊंगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोग्रेस करेगा आपको अपने आप पता चलता जाएगा। तो इस चैप्टर में एक पैरामीटर जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे दैट इज वेपर प्रेशर। खैर ये टर्म आप सबको पता है, पहले ही हम इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑफ ए प्योर लिक्विड, एक कंटेनर में अगर हमने कोई लिक्विड रख दिया है तो हमें पता है कि ये लिक्विड वेपराइज होगा और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम जो ये वेपर्स के कारण प्रेशर होगा, इन वेपर्स के कारण जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये किसके बराबर होगा तो कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए। और इसी वेपर प्रेशर ऑफ ए को हम क्या कहते हैं, इसी वेपर प्रेशर को आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कह सकते हो। और इन केस ऑफ वाटर इसका एक और नाम भी है जो आप सबको पता है, इन केस ऑफ वाटर इसे हम क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन, राइट। जहां तक हम बात करें प्योर लिक्विड की, अगर प्योर लिक्विड है तो ये एक्सप्रेशन होगा K इक्वल्स टू PA। लिक्विड, प्योर लिक्विड K के एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिक्विड को एक्सप्रेशन में नहीं लिखा। अगेन हम सबको ये भी पता है कि ये जो वेपर प्रेशर होता है किसी लिक्विड का, ये केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ये केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ये हमने कैसे कह दिया, बिकॉज वेपर प्रेशर किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी गिवन रिएक्शन के लिए केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। कंटेनर में चाहे 1 लीटर वाटर हो या 2 लीटर वाटर हो, वेपर प्रेशर सेम होगा, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। सरफेस एरिया ज्यादा हो या सरफेस एरिया कम हो, हाँ सरफेस एरिया ज्यादा है तो हो सकता है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने में जो टाइम लगेगा वो कम लग जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वेपर प्रेशर उतना ही होगा। तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, ऐसा नहीं, बट फिर से लिख लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड depends only on temperature and is independent of amount of liquid present and its surface area, amount of liquid present and its surface area। ना तो लिक्विड पे अमाउंट पर, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड करेगा और ना ही उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। हाँ, बट ये सारी बातें किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। और एक और चीज अभी आप कह सकते हो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर बढ़ता है। और इवन कैसे बढ़ता है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो जैसे जैसे K चेंज होगा वेपर प्रेशर भी उसी तरह से चेंज होगा। तो वॉल्ट ऑफ इक्वेशन से हम किसी T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं।
किसी T2 टेम्परेचर पर हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं अगर हमें T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर पता हो। यहाँ P1 P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। और ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मी की होती है, तो ये डेल्टा H पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो P2 की वैल्यू हमेशा P1 से ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्योर लिक्विड नहीं है, जैसा सॉल्यूशन होता है, तो क्या होगा? अब लिखना मत, केवल सुनना। अगर प्योर लिक्विड नहीं है तो फिर यहां पर ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, सपोज करिए आपने इस लिक्विड में कोई और सब्सटेंस डाल दिया, अब अगर ये प्योर लिक्विड नहीं है तो इस के एक्सप्रेशन में ये लिक्विड भी आएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस तरह से कुछ टर्म आएगी। अब अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो क्या के चेंज होगा? नहीं, के तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब अगर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। यानी इस लिक्विड की अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो ये वेपर प्रेशर चेंज होगा, के नहीं होगा, ये तो फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो एक सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में इस पर भी डिपेंड करेगा कि इस लिक्विड की कंपोजिशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन उसे कैसे निकालेंगे उसका तरीका अलग है, उसको हम कैसे निकालेंगे उसका तरीका अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि ये लिखना मत, अभी ये कुछ लिखना नहीं है, जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है कि हाँ, अगर सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होगी तो ये वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि ये रेशियो तो हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो एक सॉल्यूशन के केस में अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया विच इज नोन एज राउल्स लॉ। क्या है इसका स्टेटमेंट वो देखते हैं। लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखिए राउल्स लॉ का। vapor pressure of a volatile component present in a liquid solution is equal to the mole fraction of that component in liquid solution, multiplied by the vapor pressure of same component in its pure form. लेट्स से ये दो लिक्विड है ए और बी। वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज होता है, H2O, सारी लिक्विड वॉलेटाइल कह सकते हो। तो यहां पर ये दो लिक्विड है ए और बी। आपने इसका सॉल्यूशन यहां फिल कर दिया, ए के Na मोल्स, बी के Nb मोल्स को मिक्स किया, उससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, Na प्लस N, ये मोल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से बी का भी निकाल सकते हैं। PA0 और PB0 इसके प्योर वेपर प्रेशर है जब ये प्योर फॉर्म में है, तो PA0 PB0 इनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये A और B जब वेपराइज होंगे तो यहाँ पर कुछ A की वेपर्स होगी, यहाँ पर कुछ B की वेपर्स भी होगी। तो A के कारण जो प्रेशर होगा
ए के कारण जो यहाँ पर प्रेशर होगा, या जिसे आप कह सकते हो ए का वेपर प्रेशर जो होगा, वो अब पी ए नॉट नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा? तो ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट मल्टीप्लाइड बाय पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी ए नॉट। बी का वेपर प्रेशर कितना होगा? बी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी ए। और आप कह सकते हो अगर ये प्योर ए है, तो ये 1 हो जाएगा, तो पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा, और पी बी 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योर है तो वहां पर बी है ही नहीं। तो दैट इज राउल्स लॉ, यानी यहां पर मोलरिटी नहीं यूज हुई है, यहां पर यूज किया हुआ है मोल फ्रैक्शन, और ये ऑब्जर्व्ड है, इसीलिए लॉ कहा गया कि यहां पर मोल फ्रैक्शन क्यों यूज किया गया। तो देखा गया कि अगर हम मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं तो जो थियोरेटिकल रिजल्ट्स है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ज्यादा अच्छी तरह से मैच कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन यूज किया। इसीलिए मैंने आपको यहाँ से मना किया था कि यहाँ कुछ मत लिखो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से बात हुई है, आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से पी ए नॉट हो गया और ये कंपोजिशन हो गई। हाँ, बट यहाँ पर कंपोजिशन, ये पी ए नॉट प्योर स्टेट में, तो ये पी ए नॉट और ये कंपोजिशन, ये किसके बराबर हो गया? वेपर प्रेशर। बट ये कंपोजिशन हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। यस, ये डिफरेंस है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन इनटू पी ए नॉट। तो दैट इज राउल्स लॉ कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी ए नॉट के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इजीली याद रख सकते हैं। और टोटल प्रेशर कितना होगा? तो डेफिनेटली पीटी विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यानी एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी। और डेफिनेटली आप ये कह सकते हो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम जो होगा 1 होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट है तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट प्लस एक्स सी पी सी नॉट, इस तरह से लिख सकते हो। तो 2 कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट हो या 4 कंपोनेंट हो, सबके लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है इसी तरह से। तो ये है सिंपल सा एक राउल्स लॉ, जिससे हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी को ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ कर्व्स पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं। यहां पर जब हम कर्व प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने का तरीका थोड़ा अलग है, बॉक्स डायग्राम कह सकते हो इसको। बॉक्स डायग्राम क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो एक साथ हम 2 कर्व प्लॉट करेंगे। यहाँ पर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन है 0, यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन 0, या यूं भी कह सकते हो इसको। मैं पहले ऊपर यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन 0, यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन 1, और अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का 0, और अगर ए का 0 है तो बी का 1। यानी ये कह सकते हो यहाँ ए के लिए ओरिजिन ये है, बी के लिए ओरिजिन ये है। ए का मोल फ्रैक्शन इधर जाने पर बढ़ रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन इधर आने पर बढ़ रहा है, राइट। हम चाहते तो ए और बी के लिए 2 ग्राफ अलग अलग प्लॉट कर सकते थे, बट हम एक ही साथ इसको प्लॉट कर रहे हैं। बट हाँ, ए के लिए इधर जा रहे हैं, बी का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है। वाई एक्सिस पर क्या है? तो वही वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर कह सकते हैं, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। हम पहले ए पर फोकस करते हैं, केवल हम ए पर फोकस करें तो ये ए का प्रेशर एक्स से इंटू पी ए नॉट, एक्स से पी ए नॉट तो कांस्टेंट है, एक्स से जैसे जैसे बढ़ेगा ए का प्रेशर भी बढ़ेगा, और साफ साफ दिख रहा है ये तो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कर्व कैसा आएगा? ऐसे। और जब एक्स ए 1 हो जाएगा तो ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? पी ए। ये ए के लिए कर्व आ गया। बी का कर्व कैसा होगा? अब बी का कर्व ये ओरिजिन है, इधर जा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन इधर से, तो अब बी के लिए मान लेते हैं, यहां पर मैं मान लेता हूं पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, लेट्स से। तो अब बी के लिए कर्व कैसा होगा? इधर जाना पड़ेगा, लेकिन सिंस पी ए नॉट ज्यादा तो ये यहाँ नीचे कहीं आएगा, बट बी का कर्व भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये पी बी नॉट, ये पी बी नॉट। आप चाहो तो पीटी का कर्व भी प्लॉट कर सकते हो, पीटी का कर्व भी हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? पीटी वर्सेस एक्स ए का कर्व, तो एक्स बी को एक्स ए की टर्म में पुट कर दो, ये 1 माइनस एक्स ए, तो 1 आ जाएगा, तो एक तो पी बी नॉट प्लस एक्स ए
पी ए नॉट पीबी नॉट से ज्यादा है तो स्लोप पॉजिटिव, पीबी नॉट ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। राइट नाउ पी ए नॉट ज्यादा है इसलिए स्लोप पॉजिटिव। पीटी वर्सेस एक्स ए का कर्व कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ये भी। हाँ लेकिन इस बार इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, इंटरसेप्ट कितना है? पीबी नॉट। तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। जब एक्स से 1 हो जाएगा ये पीटी का कर्व होगा। ये पीटी, ये पीए और ये पीबी। कुछ नहीं, थोड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा होगा आपको कि एक साथ मैंने 3 कर्व प्लॉट कर लिए। आप चाहो तो इन तीनों को अलग अलग कर दो तो आपको थोड़ा आसान लगेगा, बट वो आदत आ जाएगी तो अपने आप आदत में आ जाएगा, तो अपने आप ही आपको ये नॉर्मल सा लगेगा। ये पीटी, ये पीए का कर्व, ए का प्रेशर बढ़ रहा है तो बी का कम हो रहा है, और ये पीटी दोनों का सम, जो कि यहां से भी कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो कह सकते तो बड़ा आसान सा है, बिल्कुल बहुत आसान सा है, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग पार्ट कब आता है वो अब देखते हैं। इसका इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हम इस राउल्ट्स लॉ को रिलेट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से तब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। क्या है वो देखते हैं। तो हेडिंग डाली, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between Raoult's law and Dalton's। यहीं से वापस स्टार्ट करें। हमने ए के Na मोल्स, बी के Nb मोल्स को मिक्स कर दिया, मोल फ्रैक्शन x से xb, और उससे हमने इनके वेपर प्रेशर भी फाइंड आउट कर दिया। PA इक्वल्स टू XA PA नोट, PB इक्वल्स टू XB PP नोट। ये ऑब्वियस है, तब होगा। ठीक है, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फिर से आपको लिखना है, ये लिखा हुआ यूज करो। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यहां पर स्पेलिंग मैंने अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये जो ए और बी का प्रेशर है, ए और बी का जो प्रेशर है वो हम राउल्ट्स लॉ से तो निकाल ही सकते हैं। PA इक्वल्स टू XA PA नॉट, PB इक्वल्स टू XB PB नॉट, ये लिख लेना यहां तक। लेकिन ये जो सेम वेपर प्रेशर है PA और PB, ये हम डाल्टन्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई गैसियस मिक्सचर है और उसका टोटल प्रेशर अगर PT है तो किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर कितना होगा? तो PT मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो मान लेते हैं यहां पर A और B दोनों वेपराइज हुए, ये XA और XB तो A और B के लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है। मान लेते हैं वेपर के अंदर इनके मोल्स का जो फ्रैक्शन है वो है YA और YB वेपर के अंदर। ये अभी मैंने अलग माना है, हो सकता है आप में से किसी को लग रहा हो सर ये तो सेम भी तो हो सकता है, देखते हैं कि सेम हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो मैंने YA और YB मान लिया। YA YB क्या है? वेपर के अंदर A और B का मोल फ्रैक्शन, और XA XB क्या है? लिक्विड के अंदर A और B का मोल फ्रैक्शन। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि वेपर के अंदर जो A का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर बोलो या प्रेशर बोलो, वो किसके बराबर होगा? वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, और B का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वेपर के अंदर B का मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर। जबकि राउल्ट्स लॉ जो है प्रेशर तो वेपर का बताता है, प्रेशर वेपर का बताता है, लेकिन वो मोल फ्रैक्शन किसके यूज करता है? लिक्विड के यूज करता है। ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग।
यानी सेम प्रेशर पीए आप राउट्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप डाल्टन्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और दोनों लॉज अपनी जगह सही है। इसका मतलब दोनों के रिजल्ट्स भी मैच करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स भी मैच करेंगे। इसका मतलब ये जो पीए है ये और ये पीए जो है सेम होगा। दैट मींस यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर YAPT must be equals to XAPNO and YBPT must be equals to XBPNO। यानी यहां पर हमने क्या किया, वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन को रिलेट कर दिया। ये x है लिक्विड के अंदर A का मोल फ्रैक्शन, ये y है वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये x से y के बराबर हो सकता है? x से y के बराबर कब होगा? जब PT PA0 के बराबर होगा। और PT टोटल प्रेशर तो PA0 के बराबर तभी होगा जब वो प्योर लिक्विड होगा। और हम यहाँ पर बात ही किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की केस में कभी PA0 PT के बराबर नहीं होगा, तो कभी भी y x के बराबर नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपने बनाया है A और B का, ये सॉल्यूशन जो है जब वेपराइज होगा थोड़ी देर के बाद ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। जैसे सारी बात हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर ही कर रहे हैं। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो वेपर के अंदर भी A और B के मोल्स होंगे, वेपर के अंदर भी A और B के मोल्स होंगे, लिक्विड के अंदर भी A और B के मोल्स होंगे, लेकिन वेपर के अंदर A और B का मोल फ्रैक्शन अलग होगा। यानी वेपर की कंपोजिशन अलग होगी और लिक्विड सॉल्यूशन की कंपोजिशन अलग होगी। सबसे पहले तो ये थॉट माइंड में फिट हो जाना चाहिए, ये थॉट माइंड में फिट होना चाहिए कि वेपर की कंपोजिशन कुछ और होगी, लिक्विड की कंपोजिशन कुछ और होगी। बहुतों को ऐसा लगता है कि सर जिस कंपोजिशन का सॉल्यूशन है, जिस कंपोजिशन का लिक्विड सॉल्यूशन है, उसी कंपोजिशन का तो वेपर मिक्सचर बनेगा। नहीं बनेगा, उसी कंपोजिशन का वेपर मिक्सचर नहीं बनेगा। वेपर की कंपोजिशन कुछ और होगी, लिक्विड की कंपोजिशन कुछ और होगी, सेम नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पर B का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, यहाँ पर हो सकता है A का ज्यादा हो, क्योंकि ये और फैक्टर्स पर भी डिपेंड कर रहा है। PA0 PB0 इन पर भी डिपेंड कर रहा है। कोई ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो हो सकता है लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन कम हो बट वेपर में ज्यादा हो सकता है। वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कंपोजिशन सेम नहीं रहती। और ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? एट इक्विलिब्रियम। ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम आने के बाद वेपर की कंपोजिशन कुछ और होगी, इसकी कंपोजिशन। यानी यहाँ पर जो वेपर्स बनी है, एक सेकंड के लिए अगर मैं यूं सोचूं, जो वेपर्स बनी है उसको मैं किसी तरह से अगर अलग करके फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको अगर ये लग रहा है कि सर वो तो वही वापस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ से इन वेपर्स को बाहर निकाल के उसको किसी तरह से वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा हम करते हैं, कैसे करते हैं वो बात की बात है। बट अगर यहाँ से जो वेपर्स बनी है उसको मैं बाहर निकाल के अगर कंडेंस कर दूं, तो जो सॉल्यूशन मेरे पास आएगा वो सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से अलग होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, राइट? वो इससे अलग होगा। तो खैर अभी हम वापस पहले इस पर आते हैं, इस पार्ट पर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस और आ गई, ये दो इक्वेशंस और आ गई, जहां पर हम XA को YA से रिलेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहां पर भी आप कह सकते हो ये YA प्लस YB का सम भी 1 होगा, क्योंकि ये भी मोल फ्रैक्शन। अभी दो कंपोनेंट्स के बारे में ही सोचो, सबके लिए लिख सकते हैं, तीसरा कंपोनेंट है उसके लिए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट YA प्लस YB भी 1 होगा। अब यहाँ पर हम देखें वेरिएबल्स कौन कौन से, XA XB, YA YB, PA PB, PA0 PB0 और एक और PP। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी इक्वेशंस भी हमारे पास, ऐसा नहीं। तो क्वेश्चंस इसी पर बनते हैं, कुछ डेटा गिवन होंगे, कुछ अननोन होंगे, इन इक्वेशन से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है XA XB दे रखा है, PT बताओ, ऑब्वियसली जो भी डेटा चाहिए वो गिवन होगा। तो XA XB दे रखा है, PT निकाल सकते हैं। XA गिवन है, XB भी निकाल सकते हैं, क्योंकि XA प्लस XB का सम तो 1 है। तो XA पता तो XB भी पता है, XA XB पता है तो हम यहाँ से YA YB निकाल सकते हैं। या क्वेश्चन उल्टा भी होता है, YA YB पता है, XA XB निकाल सकते हैं। YA YB पता है तो XA XB भी निकाल सकते हैं। हाँ, PA0 PB0 आपको गिवन होंगे डेफिनेटली। इवन हम थोड़ा और रीअरेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, जैसे XA प्लस XB का सम 1, ठीक है। XA की जगह हम यहां से पुट कर सकते हैं YA PT प्लस PA0, YB PT
प्लस पी वी नॉट इक्वल्स टू 1, तो वाई ए अपॉन पी ए नॉट वाई पी अपॉन पी वी नॉट इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं, नई इक्वेशन नहीं, ये पी टी की इक्वेशन है एक्स ए और एक्स बी की टर्म में, ये पी टी की इक्वेशन है वाई ए और वाई बी की टर्म्स में। ये इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन कभी आ जाते हैं कि पी टी वर्सेज एक्स ए का कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या पी टी वर्सेज वाई का कर्व भी स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा भाई, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पी टी वर्सेज वाई का नहीं। तो ये डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हो गई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। One mole liquid A is mixed with 3 moles of liquid B given PA naught 20 mm, PB naught 10 mm. Find YA, YB and P. Find YA, YB and PT. XA 1/4, XB 3/4, right? PP 1/4 into 20 plus 1 3/4 कितना आ जाएगा 5 plus 7.5 which is 12.5। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, बेसिकली ये जो PT है अगर आप देखो यहाँ पर तो ये है क्या XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट, अगर मैं उसको मोल्स की टर्म में लिख दूँ तो NA PA नॉट प्लस NB PB नॉट अपॉन NA प्लस NB, यही। तो ये जो PT होगा वो हमेशा एक एवरेज हो गया, इसका एक एवरेज हो गया, तो ये जो PT हमेशा PA नॉट और PB नॉट के बीच में ही होगा, जैसे 20 और 10 तो ये बीच में ही है। इनफैक्ट आप कह सकते हो एक का वेपर प्रेशर 10 दूसरे का 20, अगर दोनों के इक्वल मोल्स मिक्स करोगे ना, इक्वल मोल्स मिक्स करोगे तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली इनका एवरेज 10 और 20 का इक्वल मोल्स 15 आ जाएगा। अभी पीटी किसके ज्यादा क्लोज है? 10 के ज्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि बी के मोल्स ज्यादा है, बी के मोल्स ज्यादा है। यहाँ पर आप थोड़ा नोटिस कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत बार तो बिना फॉर्मूले की हो जाएगा। अगर मैं इक्वल मोल्स देता हूँ तो 15, अगर पीटी की वैल्यू 11 आती है तो आप बता सकते हो किस रेशियो में मोल्स मिक्स किए होंगे। पीटी की वैल्यू अगर 11 आती है यानी 10 के ज्यादा क्लोज है तो इसके मोल्स ज्यादा होंगे, इसके मोल्स ज्यादा होंगे। 11 जो है 10 और 20 को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है? 11 एक तरफ 1 दूसरी तरफ 9, एक तरफ 1 दूसरी तरफ 9, तो कह सकते हो मोल्स का रेशियो भी 1:9 इसी तरह से होगा। जिसके ज्यादा क्लोज है उसके मोल्स ज्यादा, जिसके से दूर है उसके मोल्स कम।
तो राइट नाउ भी देख सकते हो 12.5 किसके ज्यादा क्लोज है, बी के। 10 से 20 का जो डिफरेंस है उससे ये 12.5 किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, 1:3। मोल्स का रेशियो भी 1:3 है। जिसकी तरफ ज्यादा, बी के मोल ज्यादा, तो बी की तरफ ज्यादा है तो 3 मोल्स बी के, ए के 1 मोल्स के बराबर। ये भी एक तरीका है, क्वेश्चन करते हुए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसे डेटा दे और बाई चांस हो जाए कि एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें वो पी ए नॉट और पी बी नॉट के बराबर है, तो आप सॉल्व ही क्यों कर रहे हो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। खैर पीटी आ गया यहाँ से 12.5, वाई यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो ले लो तो ये पीटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई ए अपॉन वाई बी एक्स ए 1/1 और 3 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 और ये 10 यानी 2/3। 2/3 वाई अपॉन वाई बी का रेशियो 2/3 है। वाई ए की वैल्यू अगर आप पूछोगे तो ये 2/5 और वाई बी की वैल्यू 3/5। वाई ए की वैल्यू 2/5, वाई बी की वैल्यू 3/5। क्या आंसर है, एक ही आंसर, एक ही आंसर, एक 12.5 पीटी की बात करें तो, और x से x भी कितना 1/4 और 3/4। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये तो क्वेश्चन था बट इस क्वेश्चन से बहुत सारे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं कि ये आंसर तो आप सारे देख ही चुके हो, ये लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन, ये वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन, और ये पी ए नॉट और पी बी नॉट, विच इज मोर वोलेटाइल, विच इज मोर वोलेटाइल। एक क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे, ए इज मोर वोलेटाइल या बी इज मोर वोलेटाइल। हो सकता है आप में से कंफ्यूज हो रहे हो। एक तरीका सोचने का कि वेपर के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है 3/5, ए का 2/5, तो वेपर के अंदर बी ज्यादा है, क्या बी ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा है। दूसरा एंगल क्या है, वेपर प्रेशर से देखें तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है 20 और बी का 10। इस हिसाब से देखें तो ए का वेपर प्रेशर बी से पी ए नॉट तो ज्यादा है। प्योर केस में तो कौन ज्यादा वेपराइज हो रहा है, ए, बी कम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कौन ज्यादा वोलेटाइल है कौन कम वोलेटाइल है, वो हमेशा यहीं से डिसाइड होता है, पी ए नॉट और पी बी नॉट से। जिसका पी नॉट ज्यादा होगा वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो जैसे ये सेंटेंस में बोलता हूं कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो बहुतों को ये लगता है कि इसका मतलब ए ज्यादा वेपराइज होगा। नहीं, ए कितना वेपराइज होगा किसी सॉल्यूशन के केस में वो तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि लिक्विड के अंदर ए कितना है। लिक्विड के अंदर ए कितना है, राइट नाउ इसका ए का 1 मोल है, बी के 3 मोल है, ए का 1 और बी के 3 मोल है, इसीलिए वेपर के अंदर ए के मोल्स कम है। दो ए ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन वेपर के अंदर उसके मोल्स कम है क्योंकि यहां पर ए के मोल्स कम है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जिसका पी ए नोट ज्यादा होगा उसी का वाई ए ज्यादा होगा, जिसका पी ए नोट ज्यादा होगा उसी का वाई ए ज्यादा होगा, ये कोई जरूरी नहीं। वो आप यहां से भी देख सकते हो, पी ए वाई ए पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नोट। वाई ए दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, पी ए नोट पे भी और एक्स ए पे, इन दोनों पर डिपेंड करा कि ऑलरेडी लिक्विड के अंदर ये कितना है। अगर आप एक लिक्विड के अंदर ये बहुत ही कम डालो, अगर वो बहुत ज्यादा भी वोलेटाइल है तो क्या हुआ, वेपर के अंदर उसकी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि कितना वो वेपराइज होगा वो पी ए नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है और उसके मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। इन दोनों पैरामीटर्स को एक साथ देखना होगा। तो वाई ए वाई बी से ज्यादा होगा, वेपर के अंदर किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये तो डेटा पर डिपेंड करेगा। हमेशा आपको यहाँ से वाई अपॉन वाई बी फाइंड आउट करना होगा, तब आप बता पाओगे कि वाई ए वाई बी से ज्यादा है या वाई बी वाई ए से ज्यादा है। लेकिन यहां पर यानी वाई ए वाई बी तो डेटा पर डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा वोलेटाइल है वो हम किससे डिसाइड करेंगे, पी ए नॉट और पी बी नॉट से। लेकिन एक पैरामीटर हम कंपेयर कर सकते हैं, ये जो वाई ए है
और इस x से। अब मैं YA को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अब मैं YA को नहीं, मैं YA को XA से, यानी यहाँ पर वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन है Y, लिक्विड के अंदर A का मोल फ्रैक्शन है XA, हम YA को XA से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर A ज्यादा वोलेटाइल है, A ज्यादा वोलेटाइल है, तो ये PA नॉट की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, PT से ज्यादा होगी। अगर A ज्यादा वोलेटाइल है तो क्या बोल सकता हूँ, PA नॉट की वैल्यू PT से ज्यादा होगी। यस बोल सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया PT हमेशा PA नॉट और PB नॉट के बीच में होगा। तो अगर A ज्यादा वोलेटाइल है तो PT हमेशा A के वेपर प्रेशर से कम होगा, A के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो अगर A ज्यादा वोलेटाइल है तो PA नॉट ज्यादा, PT कम। अब सिंस इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो अगर PA नॉट ज्यादा है तो XA कम होगा, PA नॉट इससे ज्यादा है तो XA इससे कम होगा। यानी इफ A इज मोर वोलेटाइल, YA मस्ट बी ग्रेटर देन XA। यानी वेपर के अंदर A का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके लिक्विड के अंदर A के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा। इस सेंटेंस को हमेशा आधा मत बोलना कि वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, आधा छोड़ दोगे, वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इससे तो ऐसा लगता है कि वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन यानी YA हम बोल रहे हैं YB से ज्यादा होगा। नहीं, वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड के अंदर A के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा, उसके लिक्विड के अंदर के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा। और यही इसका उल्टा, जो YB होगा वो XB से कम होगा, YB जो होगा वो XB से कम होगा, वो निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स है सिंपल सी, ये ज्यादा इससे तो ये इससे ज्यादा होगा, यानी YA मस्ट बी ग्रेटर देन XA। दिख भी रहा है यहाँ पर YA YB से ज्यादा नहीं है, लेकिन YA XA से ज्यादा है। ये 0.25 और ये 0.4, ये 0.25 और ये 0.4, यानी वेपर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर A के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा है, और वेपर के अंदर B का मोल फ्रैक्शन 0.6, लिक्विड के अंदर B का मोल फ्रैक्शन 0.75, वेपर के अंदर B का मोल फ्रैक्शन कम हो, राइट। तो क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पता होना चाहिए। होता क्या है, YA YB हम सबको ही कंपेयर कर देते हैं, हम सबको ही कंपेयर कर देते हैं। नहीं, YA YB तो डेटा पर डिपेंड करेगा। YA YB हम YA को XA और XA, YA को XA और YB को XB से हम कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान, ठीक है। चलिए ये पार्ट भी हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़े, यानी चैप्टर अभी आप कह सकते हो प्रिपेयर कर रहे हैं हम। मेन पॉइंट पर आएंगे, जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आएगा, लेकिन उससे पहले हमें अपना बेस तैयार करना पड़ेगा, फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें जो है, सोचने का तरीका डेवलप करना होगा कि यहाँ पर किस तरह से सोचना है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके माइंड में फीड करना चाहता हूँ, फॉर्मूले से मत सोचो, फॉर्मूले से नहीं, यानी ऐसा लग जाना चाहिए कि हाँ ए ज़्यादा वोलेटाइल है तो मतलब ए का मोल फ्रैक्शन जो है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, बी से ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब वो बी से ज़्यादा होगा या नहीं होगा वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सब करने के बाद एक डाउट आ जाता है, सारा कर लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया, लेकिन अब एक डाउट आता है मेरे माइंड में, हो सकता है आपके माइंड में भी आया हो, और मुझे लगता है जरूर आया हो। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, हमने क्या किया था, ए का 1 मोल और बी के 3 मोल मिक्स किए, मिक्स अप करने के बाद कंटेनर में इसे छोड़ दिया, ए भी वेपराइज हो गया, बी भी वेपराइज हो गया, और थोड़ी देर के बाद सिस्टम यहाँ इक्विलिब्रियम पर आ गया। जब तक इक्विलिब्रियम पर सिस्टम आया होगा तब तक ए के भी कुछ मोल्स वेपराइज हो चुके होंगे, बी के भी कुछ मोल्स वेपराइज हो चुके होंगे, और अब इक्विलिब्रियम पर हमने ये आंसर्स निकाल दिए कि इक्विलिब्रियम पर ए का मोल फ्रैक्शन XA XB YA YB इतना है। तो डाउट ये है कि जब तक इक्विलिब्रियम आया तब तक तो ए के कुछ मोल्स वेपराइज हो चुके हैं, ए के कुछ मोल्स और बी के कुछ मोल्स, तो अब रिमेनिंग लिक्विड में ए का 1 मोल नहीं होगा, रिमेनिंग लिक्विड में बी का भी 1 मोल नहीं होगा, तो रिमेनिंग लिक्विड यानी एट इक्विलिब्रियम जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन 1/4 और 3/4 तो नहीं होगा। ये तो इनिशियल था, ये इनिशियल था, और हम आंसर किस पर कमेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर। यानी हम इनिशियल मोल फ्रैक्शन को कहां यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर यूज कर रहे हैं। हम इनिशियल मोल फ्रैक्शन को कहां यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर यूज कर रहे हैं।
क्या वही रहेंगे? यानी ए का मोल फ्रैक्शन या 1/4 3/4 जो इनिशियली था वही रहेगा, रह सकता है। अगर ये इसी 1:3 के रेशियो में वेपर में जा रहे हो, अगर ये 1:3 के रेशियो में वेपर में जा रहे हो तब ये रह सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये इसी रेशियो में वेपर में जा रहे हैं? अगर ये इसी रेशियो में वेपर में जाते तो वाई और एक्स से तो सेम आता, जबकि वाई है एक्स से सेम नहीं है। यानी ये 1:3 के रेशियो में वेपर में नहीं जा रहे, इस रेशियो में तो वेपर में नहीं जा रहे हैं, तो रिमेनिंग लिक्विड की कंपोजिशन भी तो चेंज हो रही होगी। रिमेनिंग लिक्विड की कंपोजिशन चेंज हो रही होगी तो इक्विलिब्रियम पर, देखिए बेसिकली ये एक्सप्रेशन कब है, एट इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम पर, ये सारी बातें हम इक्विलिब्रियम पर कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन है और हमने यहाँ पर इनिशियल मोल फ्रैक्शन पुट करके आंसर निकाल दिया। लॉजिकल बात है, यानी कुछ गलती कर रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है वो आंसर निकाल दिया, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि हाँ ये तो सही नहीं है। हमें यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन जब इक्विलिब्रियम आएगा तब ए का मोल फ्रैक्शन पुट करना होगा, जो कि 1/4 और 3/4 नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये भी आता सर फिर कैसे करेंगे, आप बताओ कैसे कर निकालें? हमें क्या पता कि ए के कितने मोल्स वेपराइज हुए, हमें क्या पता बी के कितने मोल्स वेपराइज हुए, हमें तो नहीं पता। चलो अब इसको ऐसे सोचते हैं, हाँ ये तो समझ में आ गया ये आंसर तो कुछ गलत है, लेकिन ऐसा कुछ सोचो, ऐसा क्या सोचें जिससे लगे कि हाँ सर तब ये आंसर सही हो सकता, अगर ये कंडीशन हो तब ये आंसर सही हो सकता। बट वो कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए कि बाकी कोई और कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी उलझुल सोच लो जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ आपको मानना है जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट भी जस्टिफाइड लगे और हमारा आंसर भी जस्टिफाइड लगे। सोच रहे सर ऐसा क्या हो सकता है, हो सकता है आपको ऐसा लगा, बट पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं। यानी ऐसा कुछ सोचना है कि ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया है कि हाँ इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन अलग होगा, ये सारी बातें जो भी है, ये सारी बातें भी लगे कि ये भी सही है और हमारा आंसर भी सही है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा हाई फाई सोचने की हो सकता है हाई फाई सोच रहे हो, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सोचना है। ये जो हमारा आंसर है ना, ये तभी वैलिड होगा जब हम यहाँ पर ये सोचने की जो वेपर्स बन रही ना वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी, यानी इस कंटेनर के ऊपर जो खाली जगह है ना वो बहुत ही कम है। अगर बहुत कम खाली जगह है तो क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन वेपराइज होगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन वेपराइज होगा और सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। और बहुत थोड़ा सा वेपराइज हो रहा है तो कह सकते हैं कि ए के भी बहुत कम मोल्स वेपराइज होंगे, बी के भी बहुत कम मोल्स वेपराइज होंगे, तो अभी भी हम लिक्विड में ए का 1 और बी के 3 मोल्स मान सकते हैं। उसके लिए यह कि बहुत थोड़ी सी वेपर्स बननी चाहिए। इसलिए कभी कभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसा भी जो मैंने पूछा था वो तो बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज थी, बट इस तरह से भी आते हैं, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इनिशियल वेपर्स फॉर्म्ड। इनिशियल वेपर्स फॉर्म्ड थोड़ी ये भी इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये मान के चलना आंसर तो हम इक्विलिब्रियम पर ही निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेपर्स फॉर्म्ड का मतलब भी यही है कि इनिशियली थोड़ी सी वेपर्स बनी और सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया। थोड़ी सी वेपर्स बनी और इक्विलिब्रियम आ गया, तो अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम के बगैर हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो थोड़ी सी वेपर बनी, इक्विलिब्रियम पर आ गया, यानी इनिशियल वेपर्स फॉर्म मतलब बहुत थोड़ी सी। कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी आती है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म। अब फर्स्ट बबल का मतलब एग्जैक्टली बन भी नहीं है, हाँ, बट थोड़ी सी वेपर्स यूं कह सकते हो, थोड़ी सी वेपर्स बनी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो बताओ x से x भी y y भी क्या होंगे। तो ठीक है, थोड़ी सी वेपर्स अगर बनी है तो अभी भी हम इसको 1/4 3/4 ले सकते हैं, तब हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर ठीक है, बट सोच रहे होंगे मन ही मन में कि सर अल्टीमेटली आंसर तो वही रहा ना, अब हमें पता था या नहीं पता था क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आंसर से मतलब, जबरदस्ती का इतना ज्ञान एक्स्ट्रा कहाँ रखेंगे, पहले ही जगह नहीं है। तो भाई इस ज्ञान को भी दिमाग में रखना पड़ेगा जो मैंने अभी भी दिया आपको। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर आप ये x पे 1/4 और 3/4 नहीं यूज करेंगे, हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा।
इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि हाँ इतना कुछ हो गया, अब बताओ क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी, ऐसा नहीं है कि चलो हम अब, क्योंकि अब कि आंसर जो है वो एक नहीं होगा। आपने मेटल, मान लीजिए कि मेटल प्लेट है, मैंने थोड़ी सी वेपर्स बनाई तब ये आंसर है। इस मेटल प्लेट को उठा के यहाँ रख लूंगा, कुछ सॉल्यूशन वेपराइज होगा तब आंसर कुछ और आएगा। फिर उसको कोई और ऊपर उठा के रख दूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, और ऊपर उठा के रख दूंगा और आंसर कुछ आएगा। यानी ये इस पर डिपेंड करेगा कितना लिक्विड सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, कितना लिक्विड सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग आंसर्स जो है वो वेरी करेंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं इसी पर बेस्ड, चलिए उसको कर लेंगे। इसी का ही पार्ट ले लेता हूं मैं। फाइंड YA YB, बी पार्ट करके लिख दो। फाइंड YA YB XA XB, फाइंड YA YB XA XB and PT when one mole of B is vaporized। यानी ये नहीं दे रखा ए कितना वेपराइज हो रहा है, बी के 1 मोल वेपराइज हो गए। ए के अब क्या मान, वेरिएबल मानना पड़ेगा। बी के तो बचे हुए 2, बी का यहाँ ए का 1 माइनस एक्स, बी का एक्स। अब इक्वेशंस बनो, चलिए बना लेते हैं इक्वेशन। वाई ए पी टी एक्स ए पी नॉट, ये इक्विलिब्रियम पर वाई ए की वैल्यू वेपर के अंदर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वेपर के अंदर, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर कह सकते हो कि मोल्स 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू 20। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पी टी 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक एक्स और दूसरा पी टी। अब वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा कर सकते हैं, आसान है। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। x अपॉन 1 रेशियो ले लिया, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये 2x इक्वल्स टू 1 और आसान है, x इक्वल्स टू हाफ हो गया। यानी इसके 1 में से आधे गए, इसके 2 में से 1 गया, ये हाफ ही। ठीक है, x से आ गया, pt निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस, अब यहाँ पर x से x भी y y भी सब निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, राइट। तो कह सकते हो बहुत बेसिक सा पार्ट अभी हमने किया। अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें हमने x से x b y a y b क्या होते हैं, कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, वो छोटी छोटी बातें हमने सीखी है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट से या फ्रीजिंग पॉइंट से, इनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।